जय हिंद दोस्तों। 31 मार्च 2025 सभी के लोन होंगे 80 से 90% तक माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जिन भी हमारे भाइयों का कोई अनसिक्योर है, किसी अनसिक्योर लोन है किसी भी प्रकार का, और वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि हमारे लोन की सेटलमेंट कैसे होगी, किस प्रकार से हमारे लोन की सेटलमेंट होगी, हमारा लोन सेटलमेंट के रेशियो के अंदर कब जाएगा, हमें कब पता चलेगा कि अब हमारे लोन की सेटलमेंट हो सकती है। तो मेरे भाइयों, आप सबके लिए मैं बहुत सही टाइम लेके आ चुका हूं। मार्च का ये जो मंथ है, ये जो मार्च का जो मंथ है, अभी जनवरी चल रही है, जो मार्च का मंथ है वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया मंथ है सेटलमेंट के लिए। इसमें आराम से आपको 80 से 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आपका लोन मात्र 10 से 20% के अंदर सेटल हो सकता है अगर आप चाहे तो। इसमें मैं सिक्योर लोन की बात नहीं कर रहा हूं, सारे के सारे अनसिक्योर लोन की बात कर रहा हूं। फिर चाहे वो कोई क्रेडिट कार्ड हो, कोई पर्सनल लोन हो, या फिर ऐसा केसीसी का लोन हो, अपने किसान भाई है उनका किसी का लोन हो, ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन, ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन है जो कि काफी दिनों से डिफॉल्ट चल रहा है, कम से वो एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ होने वाला है, या फिर राइट ऑफ हो चुका है, उसके अंदर डील नहीं मिल रही है, बैंक से आप बात करते हो तो वो 50% पे ही अटके हुए हैं, वो उससे नीचे जा ही नहीं रहे, तो आप सबके लिए बहुत अच्छी घड़ी है। इस मंथ में आपकी सेटलमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। इसका एक पूरा प्रोसीजर है, इसकी एक पूरी तरकीब है, एक ट्रिक्स है, जो कि ट्रिक लगानी पड़ती है, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट है वो अपने आप से तो बताएंगे नहीं कि आप ये करिए फिर हम आपकी सेटलमेंट 10 से 15% पे करवा देंगे। और बोलेंगे भी तो एक तरीके से आपके साथ फ्रॉड करने का तरीका निकालते हैं, और कुछ नहीं। आपकी मदद कभी भी कोई रिकवरी एजेंट या फिर कोई बैंक वाला कभी भी आपकी मदद नहीं करता है। आपको खुद से ही सेटलमेंट करने का तरीका निकालना पड़ेगा। अभी क्या पूरी ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। एंड तक वीडियो का बने रहना, आपको सारी टेक्निक्स पता चल जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉय में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आपको रिकवरी एजेंट आके परेशान कर रहे हैं, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, होम विजिट बहुत ज्यादा हो रही हैं, कॉल्स रुकवाना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, हमारी कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो काफी भाई मेरे से पूछते हैं कि ये मार्च का मंथ ही क्यों, मार्च के महीने में आखिर ऐसा क्या है कि बैंक वाले खुद से सेटलमेंट ऑफर आपको लाके देंगे। ऐसा क्या है कि देखिए, सब जितने में हमारे भाई हैं जो टैक्स भरते हैं, जिनका आईटीआर जाता है, उन सभी को पता होगा कि जो क्लोजिंग ईयर होता है वो मार्च टू मार्च चलता है, 31 मार्च से 31 मार्च तक वो चलता है। तो बैंकिंग का जो जितना भी ईयर है वो सारे इसी दिन आते हैं। आपका जाए तो कोई किसी बैंक की कोई स्टेटमेंट हो, कुछ आईपीओ के लिए अंदर डालना हो, ये सारी चीजें वहीं पर मिलती है। तो बैंक का एक रेशियो होता है, आप सबने सुना होगा एनपीए रेशियो। बैंक का एनपीए रेशियो डिसाइड करता है कि बैंक के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आएंगी, क्या क्या चीजें बढ़िया होंगी, बैंक नेगेटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका शेयर प्राइस गिरेगा कि नहीं गिरेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। और आप सब जानते हो कि अगर किसी बैंक को सिर्फ एनपीए रेशियो के चक्कर में बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़े तो वो ये नहीं चाहेंगे, है ना। क्योंकि बीच में काफी सारे बैंक्स थे, जैसे कुछ बैंक तो बंद भी हो गए और कुछ की हालत बहुत बुरी है। एक बैंक का मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो बैंक अभी तक इस चीज से उभर नहीं पाया है अभी तक, जो कि उसका एनपीए रेशियो पिछली बार बढ़ा था, वो तो आरबीआई ने से बचा लिया, वरना ये आरबीआई के बिना सरवाइव भी नहीं कर पा रहा था अभी। उस बैंक का नाम है नो बैंक, आप समझ जाना कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ, सीधे नाम ले नहीं सकते। तो उसके साथ क्या हुआ था, उसका भी एनपीए रेशियो बढ़ गया था, उसका भी एनपीए रेशियो, आप लोग बात नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका एनपीए रेशियो 27 हो गया था मात्र, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 27 एनपीए रेशियो हो गया था उसका। 27 एनपीए रेशियो की वजह से उस बैंक के अंदर जितने भी अकाउंट थे उन सब ने अपना पैसा लेना वापसी कर लिया, उसकी शेयर प्राइस गिरने लगी, वो बैंक बकायदा बंद होने की कगार पे आ गया। वो तो आरबीआई ने अपने हाथ दिखा दिए और जितने भी लोन अकाउंट्स थे उनका अपना पैसा वापसी करा, वरना ऐसा कुछ नहीं होता, वो बैंक डूब जाता, सीधी सी बात है। तो जब क्लोजिंग ईयर आ जाता है तो इन लोगों के ऊपर भी प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक एजेंसी की जो परफॉर्मेंस है वो एंड से लेके शुरुआत तक देखी जाती है कि भाई साहब आपने कितनी सेटलमेंट करवाई, हम जो आपको केस दे रहे हैं, हर महीने पैसा दे रहे हैं। अब ये होता है, देखो आप चाहे लोन का पैसा भरो ना भरो, एजेंसी को तो पैसा मिल रहा है ना बैंक की तरफ से, वो तो उन्हें कुछ दे ही रहे हैं, मंथली बेसिस पे दे रहे हो, ईयरली बेसिस पे दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हो, कैसे भी दे रहे होते हैं, तो वो उनको बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। आजकल क्या होता था, पहले आज से 5 साल पहले,
10 साल पहले ऐसी चीजें नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि तब एजेंसी लिमिटेड थी। तब क्या होता था, मान लो 10 एजेंसी है एक शहर के अंदर, 10 बड़ी एजेंसी है, उन्हीं के अंदर सारे केसेस है, सारे बैंकों के सारी चीजें हैं। अब वही एजेंसी संभाल रही है, वो एक तरीके से राजा है। लेकिन अब क्या हुआ है, जितने भी मैनेजर्स, जितने भी टीएल वगैरह हैं, उन सब ने अपनी अपनी लाइसेंस लेना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी अपनी एजेंसी खोल ली है। जब एजेंसी खोल ली है तो उसकी वजह से क्या हुआ है, सारे जो केसेस हैं वो बट गए। अब लोन डिफॉल्ट तो ज्यादा हुआ नहीं है, मान लेते हैं चलो पहले 5 करोड़ लोगों का लोन डिफॉल्ट था इंडिया के अंदर, अब 6 करोड़ का हो गया, 1 करोड़ बढ़ा। लेकिन एजेंसी पहले थी 10, अब हो गई है 1000। जी हाँ, आप जिस गली में निकलोगे, आप जहां से निकलोगे, वहां पर आपको एक रिकवरी एजेंसी मिल जाएगी। आप चाहो, कई भाई हमें बोलते हैं कि सर हमारे जो घर के बाहर है ये जो एजेंसी है जिसको हमारा केस दिया गया है, ये तो मेरे घर के बाहर ही है, थोड़ी दूरी पे मेन मार्केट में, बस और कुछ नहीं। तो ऐसा ही है, अब समझ लो, पहले 10 एजेंसी होती थी, अब 1000 एजेंसी है। तो केसेस हो गए कम। जब केस कम हो गए हैं तो इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। एक केस के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा फंडिंग भी करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों के केसेस के अंदर भी अगर डिफॉल्ट चल रहे होंगे तो फंडिंग हुई होगी, 5,000 की, 10,000 की, 2,000 की, जैसे भी हुई हो उतनी हुई होगी। कई केसेस में तो मेरे एक क्लाइंट थे, आप बात नहीं मानोगे, उनकी 3 ईएमआई इन लोगों ने फंड करी। कितने की करी होंगी? 20 60,000 रुपए की। जी हाँ, 60,000 रुपए की 3 ईएमआई इन लोगों ने अपनी जेब से फंडिंग करी। वो तो हमने कंप्लेंट्स वगैरह करके उनकी होम विजिट रुकवा दी, वरना उनका तो वो जीना हराम कर रहे थे, डेली आके खड़े हो रहे थे। हमने क्या करा, उनकी विजिट 100% रुकवा दी। तो रुकवा दी, अब कोई परेशानी नहीं। अब उनका 60,000 रुपए डूब गया एक तरीके से, एजेंसी वालों ने अपनी जेब से दिया, कोई बैंक ने नहीं दिया उन्हें। क्यों दिया? उनको कमीशन अपनी वो करनी थी, जो चीजें करनी थी वो सारी चीज वो था। ठीक है, तो अब क्या करा जाए, अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? सब लोग पूछते हैं ना कि मार्च में क्या मेरा हो सकता है सेटलमेंट। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जिन भाइयों का भी एनपीए नहीं हुआ है, आप लोग तो इससे दूर रहो। ठीक है, आप लोग अभी क्या करो, आप लोग अभी वेट करो कि एनपीए हो, उसके बाद राइट ऑफ हो, और राइट ऑफ के बाद एक अच्छी डील आपको मिलेगी। जिन भाइयों का एनपीए हो चुका है और अभी राइट ऑफ होने में टाइम है, उनके लिए एक अच्छी डील है। मैं बता देता हूँ क्यों। हो सकता है आपको राइट ऑफ से पहले ही पहले बहुत अच्छी डील मिल जाए, 10 से 20% की, क्योंकि क्लोजिंग ईयर चल रहा है। आपको अभी से कॉल्स आना स्टार्ट हो गए होंगे, सारे भाइयों को लमसम 100% लोगों को सेटलमेंट के लिए कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई होंगी, मेल्स आने स्टार्ट हो गए होंगे, मैसेज आने स्टार्ट हो गए होंगे। आपको उनसे नेगोशिएशन करना है, आपको उन्हें देखना है कि भाई साहब कितने पर तो टूट के आ रहा है और क्या क्या चीजें हैं। आपको उन्हें सिंपली बोलना है कि ऐसा है, देखो क्लोजिंग ईयर चल रहा है, आपकी एजेंसी के लिए भी है। ठीक है, आप मुझे 10 से 20% के बीच में डील दीजिए। अगर नहीं देते हैं कोई बात नहीं, अगली एजेंसी के पास अगले मंथ केस जाएगा, मैं उससे बोलूंगा, वो दे देगा तो ठीक है, उसको सीधी बात केस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं आराम से राइट ऑफ के बाद तो वैसे भी मेरे को डील मिल जाएगी, मैं आराम से कर ही लूंगा उसके बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे करना। अगर मान लो वो एजेंसी गिरा के 50 से 30% पे आती है, तो आपको बोलना कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 15 या 10 पे कर सकता हूँ, सीधी बात है। और क्रेडिट कार्ड वाले जितने भाई हैं वो 10 पे ठीक है ना, वो 15 पे भी ना जाए, मैं बता रहा हूँ क्यों। ठीक है, अब अगली एजेंसी के पास हो जाएगा तो एक डाटा रहता है, इन लोगों को पता होता है कि पिछली वाली एजेंसी ने कितने की बिड करी थी, कितने की बोली थी। समझ रहे हो कि इस कस्टमर को लास्ट जो बिड दी गई थी वो दी थी 30,000 की, क्योंकि इन्हें भी अपनी एक बिड देनी होती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमेशा उसे बढ़ा के बताते हैं कि चलो हम भी 50 बोलेंगे ताकि ये गिर के 30 आए। ठीक है, और हम राजी हो जाए, इसे पता लगे कि भाई साहब सेटलमेंट तो हो ही नहीं रही है, मैं 30 पे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सीधे बोलना है कि भाई साहब आपके पास डाटा होगा, आप चेक करो, आपकी एजेंसी चेंज हुई है लेकिन मेरा डाटा चेंज नहीं हुआ, डाटा ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, वहां पर चेक करो, पिछले महीने मुझे 30% की डील मिली है, आप मुझे 15% की डील देंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, वो डील गिराएगा, वो कम से कम 25 या 20 पे तो जाएगा, गारंटी 105% बोल रहा हूँ। ठीक है, एक पेपर पे लिखवा लो। 20% पे गया, ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपके पास फंड है तो 20% भी कोई बेकार डील नहीं है। अगर 20% का फंड आपके पास नहीं है, आपको जरूरी से जरूरी 10 से 15% या 20% के अंदर ही करना है, तो एक काम करो, उस पर बोलो कि भाई साहब ऐसा है, 15 16 17 ऐसा कुछ दे रहा दे लोन के अंदर, मैं क्रेडिट कार्ड की नहीं दे रहा। क्रेडिट कार्ड हमेशा 15% के अंदर सेटल करवाना चाहिए, उससे नहीं ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लोन्स क्या कर सकते हो, लोन्स तुम 20% के अंदर सेटल करवा सकते हो। मान लो अगर वो 18 बोलता है, 17 बोलता है, तो आपको बहुत अच्छी डील मिल गई, आप इतने पे करवा सकते हो। लेकिन क्या है कि एक सेटलमेंट के अंदर भी बहुत बुरा फ्रॉड चला हुआ है। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक रिकवरी एजेंट से बात करी, सेटलमेंट की सारी बातें हुई, उन्हें लेटर मिला, सब कुछ हुआ, बट पेमेंट करने से पहले उन्होंने हमसे चेक करवा लिया। जब हमसे चेक करवाया तो हम देखो बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट हैं, हमें पता है कि ये रिकवरी एजेंट कितने दलाल, कितने भड़वे आदमी हैं। ठीक है, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूँ इनके लिए, क्योंकि एक्चुअली में वही डिजर्व करते हैं। वहां पर सेटलमेंट के अंदर 4 लाख की सेटलमेंट जो कार्ड की थी, वो मात्र 50,000 के अंदर करी गई थी। ठीक है, लिखा हुआ था
सेटलमेंट लेटर के अंदर लिखा हुआ था, सब चीजें लिखी हुई थी बाकायदा। जो उनकी ऑफिशियल मेल आईडी थी, ऑफिशियल मेल आईडी नहीं मतलब जो मैनेजर था उसकी ऑफिशियल मेल आईडी से ही मेल आया था। हमने सब चेक करा, जब हमने ऑफिशियली बैक पे हैंड पे चेक करवाया, मेल करवा के, मैसेज चेक करवा के, क्योंकि यह तो तुरंत बोल देते कि भाई पेमेंट करो वरना हट जाएगा, हम ऐसी बातें नहीं मानते। सीधी से हमने वहां पर चेक करवाया, जब चेक करवाया तो वो 160 निकल गया। अब अगर होता क्या, क्लाइंट अगर 50,000 की पेमेंट करवा देता तो 3 महीने तक इनकी कमीशन बन जाती और 3 महीने तक ये लोग फोन नहीं उठाते, समझ रहे हो। तो इसलिए सेटलमेंट का भी एक पूरा तरीका है, एक पूरी वो चीजें हैं। आपको सिंपली ये करना है, अगर कोई भी सेटलमेंट के लिए राजी हो जाता है इस अमाउंट पे, तो आपको उनको सिंपली कहना है, एक काम करिए आप ऑफिशियल मेल आईडी से मुझे मेल करवाइए, ठीक है, मेरा सेटलमेंट लेटर। ऑफिशियल जो आपका वो है, एसएमएस भी आता है आजकल, एसएमएस सबसे जरूरी है। एक बार अगर आपको एसएमएस आ गया तो आप कंफर्म कर सकते हो कि भाई साहब ये ओरिजिनल है, ठीक है। एसएमएस आ जाए वो चेक करो, सेटलमेंट लेटर चेक करो। और सेटलमेंट लेटर हमेशा बैंक से आना चाहिए, किसी भी ये भड़वे रिकवरी एजेंट की आईडी से नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। वो आ जाता है, कम से कम जो डेट डलवाओ वो 10 से 15 दिन के बाद की पढ़वाओ। जैसे मान लो आज 1 तारीख है तो उन पे कहो कि भाई साहब सेटलमेंट लेटर पे 15 तारीख की डेट पड़ी होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी पहले बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा इसलिए है कि आप आज मेल करोगे, 7 दिन 1 से लेकर 7 दिन के बीच में बैंक जवाब देगा कि वो सेटलमेंट लेटर जेन्युइन है कि नहीं, रियल है कि नहीं, ये सारी चीजें सही है कि नहीं है। जैसे आपको वहां पर से अप्रूवल मिल जाता है, तब आपको क्या करना है, आपको किसी के हाथ में पैसे नहीं देने, आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी। आपको सिंपली क्या करना है, वहां पर जो कस्टमर केयर रहेगी या फिर मेल पे ही मोड ऑफ पेमेंट चूज करना है कि भाई साहब मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। क्या कोई मुझे यूपीआई से पे करना है तो मेरे को लिंक बताइए, कहाँ से पे करना है, क्या चीजें डालनी है, यूपीआई आईडी बता दीजिए, ठीक है। अगर आप चेक से कर रहे हो तो उन पर बोलिए कि चेक पे क्या चीज का नाम होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब वहां पर ब्राइट रहना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको पता चल जाए तो उस रूप से पेमेंट करें, चेक या फिर डीडी से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करें, किसी के हाथ में पैसे देने की जरूरत नहीं। और हाँ, सेटलमेंट लेटर रिलीज होने से पहले, सेटलमेंट करवाने से पहले आपको किसी को भी 1 रुपया नहीं देना होता। अगर वो कह रहा है कि भाई साहब आप पेमेंट करवाओ फिर आपका सेटलमेंट लेटर आएगा, आपकी चीजें इशू होंगी, तो वो आपको पागल बना रहा है, वो आपको उल्लू बना रहा है। एक शब्द होता है वो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो आपको एक्चुअली में सी बना रहा है। जी हाँ, तो आप क्या करो, आप उसको सी बोल के उसका फोन काटो और कुछ मत करो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर और कोई परेशानी है, कोई लीगल नोटिस आया, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो और विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल रुकवाना चाहते हो, ऐसा कुछ भी करवाना चाहते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।